हाय ऑल, वेलकम बैक। लास्ट क्लास हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया था और इस क्लास में हम SN2 रिएक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो होते हैं, SN1 और SN2, पता ही है आपको अब तो। और जो आज का टॉपिक है वो स्पेशली हम जो है SN2 पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। SN2 रिएक्शन जब आप लेंगे तो हाँ, एक चीज और, आई होप आप लास्ट क्लास के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ के यहाँ पे बैठे, है ना। तो अब हम अगर SN2 को देखते हैं तो SN2 करेक्ट, तो लिखते कैसे बेटा, SN2। अब कैपिटल S और उसके सब, अब आप बोलेंगे कि S कैपिटल है और N भी कैपिटल है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, बट दिस इज हाउ वी यूजुअली राइट। सो S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट। N it stands for nucleophilic, nucleophilic, और 2 stands for bimolecular, bimolecular। यानी इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे टू स्टार्ट द रिएक्शन। जब हम ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, एक होगा सबस्ट्रेट और दूसरा होगा रिएजेंट, ठीक है। तो अब बाइमोलिकुलर मींस देयर आर टू मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। और ये दो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक अल्काइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड, और एक क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका हो गया बाइमोलिकुलर। अच्छा, इन सम ऑफ द बुक्स, अच्छा सम ऑफ द बुक्स छोड़ो, ये टू का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हम किससे निकालते हैं, रेट लॉ से, रेट लॉ से। तो थोड़ा क्लास 11th फिर ले जाएंगे आपको, और रेट लॉ जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, एक बार फिर से यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे। तो क्या हुआ बेटा, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है। अब इसमें हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, थोड़ा एक और बात कर लेते हैं कि इसमें जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो बड़ा ही स्पेशल सॉल्वेंट है। उसको बोलते हैं हम पोलार, पोलार, वो पोलार है यानी उसमें पोल्स हैं, वो एप्रोटिक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब एसीटोन में आपको क्या पोलैरिटी दिखती है, हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, तो पोलैरिटी है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलार। ए प्रोटिक मीन्स ये H पॉजिटिव नहीं दे सकता, कैन नॉट गिव H पॉजिटिव, और रादर इसके पास H पॉजिटिव क्या है, नहीं है, इसके पास H पॉजिटिव नहीं है, तो पोलार ए प्रोटिक। तो इसमें क्या है बेटा, पोलैरिटी है, पोलैरिटी है, ठीक है। इसके पास H पॉजिटिव नहीं है, प्रोटॉन जिसको आप बोलते हो वो नहीं है, और क्या, और क्या है इसके पास डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक, ये एक डाइइलेक्ट्रिक है। अब आप सबसे बेस्ट जो होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो वाटर का होता है ना। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो इनकी वैल्यू रहती है, ये बॉन्ड को डिसोशिएट करने में या तोड़ने में काफी हेल्प करती है। तो ये पोलर है, ये एप्रोटिक है, यानी इसके पास प्रोटॉन नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ नहीं है, और इसके पास एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या ये एक डाइइलेक्ट्रिक है, यानी ये बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा। अब हम ये जो पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट है वो हम क्यों लेते हैं, हम पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं, है ना, हम पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं, हम नॉन पोलर, हम यही सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, स्पीड, rather speeds up SN2 रिएक्शन। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन नहीं हो सकती, या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन नहीं हो सकती, लेकिन वो स्लो होगी, लेकिन वो स्लो होगी। और अगर आप पोलर एप्रोटिक लेते हैं तो ये रिएक्शन एक अच्छी खासी स्पीड
से चलती है और मैं ये बोलूं कि ये सपोर्ट करता है रिएक्शन को एक प्रॉपर स्पीड में होने में। इंग्रेडिएंट हो गए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है रख ली हमने। टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमको क्या लेना है बेटा, CCl RX लेना है, तो हम ले लेते हैं एक H इधर, ठीक है। और आपको वेज लाइन तो याद होगी, वेज लाइन एक ले लेना आप यहाँ पे, और एक आएगी आपकी डैश लाइन, है ना। तो वेज लाइन कहाँ होती है, टुवर्ड्स यू, एंड जो डैश लाइन है वो कहाँ होती है, अवे फ्रॉम यू। तो यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया है, H और H। अब यहाँ क्या होता है कि मैंने लिया है क्लोरोमीथेन, ठीक है। मैं फिर से बोल देती हूँ, जो वेज लाइन है, जो वेज लाइन है, ये जो वेज लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये होगी टुवर्ड्स यू, और ये जो डैश लाइन होती है वो कहाँ होती है, अवे फ्रॉम यू। तो आप इसको, अब आप बोलोगे कि मैडम मैं डैश उधर बनाऊंगा वेज इधर, आप कहीं भी बना लीजिए, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, ये दोनों एक प्लेन में नहीं है। समझ में आता है। तो अगर, हाँ, आई थिंक इतना काफी है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो वेज लाइन है, या एनसीईआरटी भी बोलता है कि ये पेपर के समझो कि अंदर है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स योर पेपर, है ना। और जो डैश लाइन है, इट इज कमिंग अबव द पेपर। तो वेज लाइन इज टुवर्ड्स यू, डैश लाइन इज अवे फ्रॉम यू, और ये जो दो लाइन है ये प्लेन में है, पेपर में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये सब हम क्लास 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है बेटा, NaOH से। तो ये बना आपका NaOH ले लिया। अब NaOH के साथ आपने क्या डाला, इसमें एसीटोन डाला। एसीटोन की बात अभी कर चुके हैं। एसीटोन क्या है, एसीटोन इज अ पोलर एब्रोटिक सॉल्वेंट। अब एसीटोन क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, और यहां से वो रिलीज करेगा OH नेगेटिव, ठीक है। उसने क्या रिलीज कर दिया है, OH नेगेटिव। टॉपिक शुरू। अब ये जो OH नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करना चाहता है, वो कहाँ अटैक करेगा, वो इस कार्बन के पे अटैक करना चाहता है, करेक्ट है। वो इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है। तो मैं बोलूं कि मैं OH नेगेटिव यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, ये OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव फ्रंट अटैक नहीं कर सकता। फ्रंट अटैक का मतलब क्या हुआ मैडम, ये सामने से ऐसे जाके इसको अटैक नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये असर्शन का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल, अटैक इज नॉट पॉसिबल। अब फ्रंट अटैक क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, और ये भी क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल है। ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, अच्छा खासा रिपल्शन। दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। तो फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये पूरा जाके ऐसे बैक अटैक करता है। ये क्या करता है बेटा, ये बैक अटैक करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम देखें तो फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये पूरा पीछे से जाके एग्जैक्ट 180 डिग्री अपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप, Cl को जब भी मौका मिलता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हेटेरोलिटिक क्लीवेज करके क्या होता है, निकल जाता है। तो अपोजिट 180 डिग्री ऑफ द लिविंग ग्रुप क्या होता है, वो अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, वो उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फेयर वर्क करना है, कई बार करेंगे, पर टॉपिक समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ, एसीटोन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण द बॉन्ड बिटवीन Na positive and OH negative is broken. The OH negative wants to attack the C positive of the CCX bond. अब ये OH नेगेटिव फ्रंट अटैक नहीं कर सकता, सामने से जाके उस पर अटैक नहीं कर सकता, वहां क्लोरीन बैठा है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो उसको क्या कर देगा, रिपल्स। दोनों नेगेटिव है ना बेटा, क्लोरीन भी नेगेटिव और OH नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपल्स। तो ये क्या करेगा, यानी इसको हम बोलते हैं फ्रंट अटैक। सो फ्रंट अटैक क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द क्लोरीन एंड द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आता है। अब ये क्या करेगा, ऑल द वे जाएगा बैक, और एग्जैक्ट 180 डिग्री
वो क्या करेगा, अटैक करेगा 180 डिग्री किसका, वो क्लोरीन ग्रुप का, जहां से वो क्लोरीन जहां आपको दिख रही है वहां से वो 180 डिग्री, आपको समझ में आता है करेक्ट। ये वाला क्या है, ये 180 डिग्री है, एग्जैक्ट 180 डिग्री पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव, नेगेटिव यानी क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो OH नेगेटिव है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने और कार्बन के बीच में लगाएगा। और अभी बॉन्ड बनना शुरू हुआ है, अभी बॉन्ड नहीं बना है, बॉन्ड बनना शुरू हुआ है, ठीक है ना। अब आप बताओ कि ये OH नेगेटिव यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से OH नेगेटिव आ रहा है, तो अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 2 तो उसके बीच में ही दिख रहे हैं कि ये 2 हाइड्रोजन, देयर आर 2 हाइड्रोजन्स आर देयर। तो ये क्या करेंगे, जब कोई आता है, जैसे आप लिफ्ट में हो, 3-4 बंदे आप लिफ्ट में हो, तो कोई एक नया आता है तो आप उसको क्या देते हो, स्पेस देते हो ना, कि नहीं, नहीं देते हो, यू गिव सर्टेन स्पेस टू द इनकमिंग पर्सन। वैसे ही जैसे यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, द टाइम द न्यूक्लियोफाइल विल एंटर हियर, ये हाइड्रोजन थोड़ा अपने प्लेस से क्या होंगे, हटेंगे, टू गिव स्पेस टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या दिखेगा आपको, थोड़ा यहाँ जो प्लेन में जो हाइड्रोजन था वो कहाँ दिखेगा, वो आपको अप पे दिखेगा, और ये जो डैश वाला है वो थोड़ा इधर खसक जाएगा, ये, और जो वेज वाला है वो थोड़ा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना, वो यहाँ पे आ गया, ये H। अच्छा, और यहाँ पे क्लोरीन भी अभी बॉन्डेड है, करेक्ट, क्लोरीन भी अभी बॉन्डेड है, क्लोरीन अभी निकला नहीं है। तो अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्लोरीन इज रेडी टू लीव। मैम क्यों, कार्बन की वैलेंसी पे ध्यान दिया, दिया, कार्बन की वैलेंसी 5 दिख रही है, हालांकि एट प्रेजेंट टाइम अभी ये बॉन्ड पूरा बना नहीं है, कार्बन और OH ये वाला बॉन्ड का पूरा फॉर्मेशन हुआ नहीं है, और CCl बॉन्ड पूरा टूटा नहीं है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक साइड हो रहा है, और एक तरफ क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकेज, एक तरफ बॉन्ड ब्रेक होने के लिए तैयार है, बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन है जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है ना, कार्बन की वैलेंसी 5 दिख रही है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ नहीं है, दूसरा बिटवीन कार्बन OH बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है, कार्बन Cl बॉन्ड फॉर्मेशन टूट रहा है, करेक्ट है ना। अब ये जो है, ये जो कंडीशन है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि ये अभी, और ये हाईली अनस्टेबल है, अभी ये अनस्टेबिलिटी भी है, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी की पूरी 5 भी नहीं है, और 5 दिख भी रही है, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एक ब्रेक हो रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्मॉल टाइम के लिए होता है, लेकिन ये होता है, लेकिन ये होता है। अब सर्टेन बुक अगर आप पढ़ोगे, सर्टेन इन सर्टेन ऑफ द बुक्स दे हैव रिटन द ट्रांजिशन स्टेट इज अराउंड, कितना होता है ट्रांजिशन स्टेट आपका, 10 to the power 6, और सर्टेन बुक्स हैव टोल्ड ट्रांजिशन स्टेट इज अराउंड 10 to the power 7 सेकेंड्स। तो अगर मैं बोलूं ये ट्रांजिशन स्टेट कितने देर के लिए है, तो 10 to the power 6 और 10 to the power 7 सेकेंड्स के लिए, बहुत कम टाइम है, लेकिन है, लेकिन है। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, अब ये पूरा बॉन्ड बनेगा, और Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, चलता बनेगा, हेटेरोलिटिक फ्यूजन और क्लीवेज, है ना। तो अब जो H और O है, HO जो है वो पूरा बॉन्ड किसके साथ बना लिया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, और Cl नेगेटिव चला गया, Cl नेगेटिव इज आउट। जैसे ही Cl नेगेटिव जाएगा, आपको कुछ स्पेस खाली दिखेगा, अगर Cl नेगेटिव जाएगा तो ये पूरा स्पेस क्या हो जाएगा, खाली, एम्प्टी। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपको कहाँ दिखेगा, इधर, है ना। थोड़ा जब जगह मिलेगी तो वो हाइड्रोजन और पीछे जाएंगे। अब आप सोचोगे कि पीछे क्यों जाएंगे, बेटा इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की कहानी पढ़ रहे हो आप,
अगर वो इधर आएंगे तो उनको रिपल्शन मिलेगा यहाँ से, तो वो क्या करेंगे, देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट पे जाएंगे जहां उनको एक दूसरे का रिपल्शन ना मिले। तो पहले वो कैसे थे, पहले वो कैसे थे, कुछ ऐसे, फिर वो सीधे हुए, सीधे हुए, और अब पीछे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कौन आ गया है, यहाँ पे कौन आ गया है, OH आ गया। क्लियर है? तो अब ये हाइड्रोजन पीछे गया, क्लोरीन तो आउट। अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपकी ये जो डैश लाइन है वो तो यहीं रहेगी, वो भी पीछे जाएगी फॉर श्योर, वो अपनी जगह से पीछे जाएगी, और ये जो है ना, ये घूम के यहाँ आएगा इस पॉइंट पे। तो ये आपको लाइन कहाँ दिखेगी, ये आपको यहाँ दिखेगी। मैं एक बार और अच्छे से बना देती हूँ, ये आपको लाइन कहाँ दिखेगी, ये यहाँ दिखेगी। ये कौन सी लाइन है, ये वेज लाइन है, और ये वेज हाइड्रोजन है, not wedge hydrogen, yeah, hydrogen. Okay, so we have taken a chloromethane, correct? We have taken a chloromethane. We have taken NaOH also, NaOH also. The work of NaOH is to give nucleophile, and we have taken polar aprotic solvent, है ना? Polar aprotic solvent, and this has released OH negative. OH negative. Front attack is not possible. Front attack is not possible. So it has done back attack all the way 180 degree. It has done back attack. Correct? And then we have got an intermediate state, which is like carbon, and there is a bond formation here, OH, and there is a bond breakage here, Cl, and this H is up, and this H is here, and one H is here. Clear? यही तो किया है आपने। अब क्या होगा, अब जो फॉर्मेशन होगा तो Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। So what you will get, OH, C and all this H are on the back side. ये सारे H कहाँ चले जाएंगे, बैक साइड चले जाएंगे। ठीक है, अब आप एक ऑब्जर्वेशन और करिए कि अगर मैं बोलूं, अगर ये है आपका अम्ब्रेला, तो ये आपका क्या है, इन्वर्टेड अम्ब्रेला। द अम्ब्रेला इज अपसाइड डाउन नाउ। कभी आपने देखा है कि आप फील किया है कि जब भी आप जाते हैं तो समटाइम्स बिकॉज ऑफ द हाई विंड आपका जो अम्ब्रेला है वो उल्टा हो जाता है, अपसाइड डाउन। तो इसमें जो सबस्ट्रेट है आपका, सबस्ट्रेट जो है वो कैसा हो गया है, अपसाइड डाउन। तो आपका जो प्रोडक्ट बना है, अपसाइड डाउन को और क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड। तो ये है इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन कंपाउंड, इन्वर्जन कंपाउंड। क्लियर है, प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, इन्वर्जन कंपाउंड। तो whenever you do SN2 you will get inversion compound। आपको क्या मिलता है, इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है, और एक ही चेंज होता है दोनों में कि क्लोरीन की जगह आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, हैलोजन की जगह, in place of halogen you'll get a nucleophile, and this is a transition state, this is a transition state। Now you have to understand that this reaction happens at one go। ये वन स्टेप रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, ये वन स्टेप रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल बनेगा, बैक अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो अनस्टेबल होती है। इसको पेंटावेलेंट भी बोलते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है यहाँ पे 5, तो यहाँ पेंटावेलेंट अनस्टेबल स्टेट भी इसको बोलते हैं। और वंस द क्लोरीन इज आउट, वंस द क्लोरीन इज आउट, ऑल द हाइड्रोजन, ये जो जगह बचती है, ऑल द हाइड्रोजन विल फ्लिप बैक, फ्लिप बैक। नहीं तो क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन और इसके बीच में, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल देंगे कि मैडम बॉन्ड तो आपने हाइड्रोजन से बनाया तो हम ऑक्सीजन से ही बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देयर इज अ रिपल्शन। तो क्यों मैडम, बेटा इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन है, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास, तो वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट ढूंढते हैं जहाँ पे वो क्या हो, कंफर्टेबल हो जाए। So what you'll get from umbrella, you'll get an inverted umbrella. That is the just a way of explaining it. So what you are getting here is the inversion compound। आपको यहाँ क्या मिलता है, inversion compound मिलता है। ठीक है, अच्छा, any doubt till here? No? Okay, good।
Okay, I hope you understand. So now let's talk about this reaction happens in one step only. This is a one step reaction. एक बार शुरू होगी तो एंड वहां पे होगा. ठीक है. अब let's talk about the rate of the reaction. Let's talk about the rate of the reaction. What is rate? Rate is, जब आप rate निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, is directly, rate law के हिसाब से, according to rate law, is directly proportional to concentration of the reactant. Rate is directly proportional to concentration of the reactant. तो यहाँ reactant कौन है आपका? reactant यहाँ आपका कौन है? CH3Cl. Rx भी लिख सकते हो, और एक जो आपकी substrate है, और एक reagent आपका है जो न्यूक्लियोफाइल देगा NaOH. दो मॉलिक्यूल हो गए. एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट हुआ Rx, और दूसरा कौन हुआ? बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. So rate law के हिसाब से rate is directly proportional to Rx and directly proportional to NaOH, concentration of Rx and concentration of NaOH. Proportionality हटाएंगे तो constant लगाएंगे. So rate is equal to concentration of CH3Cl, correct, और and concentration of NaOH. Parenthesis के पावर में कुछ लिखा है नहीं, then we'll take it as a 1. यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे? 1, और इसको भी क्या बोलेंगे? 1. So 1 plus 1. अगर आप parenthesis का पावर ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 2, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is, it's a second order reaction. जो बच्चे यहाँ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के बैठे हैं वो तो बहुत इजीली समझ रहे होंगे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ना? बट दे आर ऑल्सो थिंकिंग, सिटिंग दैट पार्ट, दैट मैडम स्टैक्योमेट्री इज नॉट ऑलवेज द पावर. वी अंडरस्टैंड दैट, बट इफ एक्सपेरिमेंटली पावर एंड स्टैक्योमेट्री इज द सेम, वी आर टेकिंग दैट सिनेरियो. सो लेट मी क्लियर हियर. तो आप क्या करते हैं बेटा, ये जो पावर है, मैम ये 1 आया कहाँ से? पैरेंथेसिस पे अगर कुछ नहीं है तो हम इसको क्या मानते हैं? 1. हम इसको क्या मानते हैं? 1. तो ये फिर भी कहाँ से आया? तो कैसे आया ये भी देख लो. कैसे आया? आपने क्या लिया था? आपने लिया था CH3Cl, करेक्ट. आपने ऐड किया था NaOH, और आपको क्या मिला था? प्रोडक्ट. आपको क्या मिला था बेटा? प्रोडक्ट. तो जब हम रेट निकालते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. तो आपका रिएक्टेंट कौन है? CH3Cl. कितना है मैम? 1 मोल. तो ये जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आप कहाँ लिखेंगे? पावर में. और NaOH कितना है? 1 मोल. तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? पावर में. द कोफिशिएंट विल बिकम पावर इन रेट लॉ. तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 2. सो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सो मॉलिक्यूलैरिटी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 2. मॉलिक्यूलैरिटी यानी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग? 2. मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2. एंड ऑर्डर भी इसका कितना है? 2. और ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये 1 स्टेप रिएक्शन. क्लियर होता है? So let's rewrite the reaction because we have to do further topics here. So what is the reaction here? C. Now we can write CH3Cl, correct? We understand the topic now. There is a NaOH and there is acetone here, CH3COCH3. अगर एसीटोन नहीं हुआ तो क्या लेंगे? अगर एसीटोन नहीं है तो और कौन सा ऐसा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपके पास है? CH3CN. CH3CN. There are so many, so we can take CH3CN also. It will do the same job as acetone is doing. And what you will get? You will get CH3OH, correct? And what you will get? You will get Cl negative. मैम ये Na पॉजिटिव के साथ मिलके NaCl बना लेगा. यस, ये बना लेगा. ठीक है? ठीक है? एक बात और समझो, एक बात और समझो, क्योंकि nowadays the assertion reasoning questions, the way the questions NCERT is putting has upgraded the level. You cannot depend on the theory. आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा. मैम क्या समझना है? समझना ये है कि ये जो यहाँ से आपने OH नेगेटिव निकाल दिया है ना, कि क्यों निकाला? क्योंकि इसने क्या किया? इस पे वर्क किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ने इस बॉन्ड को ब्रेक किया। यहाँ पे क्या बचा था बेटा? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये OH नेगेटिव कभी भी आके इस Na पॉजिटिव से वापस बॉन्ड बना सकता है बिकॉज दे आर अपोजिट चार्जेस? ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, आना चाहिए। तो अब ये जो टॉपिक है थोड़ा आगे बढ़ेगा कि ये जो Na पॉजिटिव है, ये जो मेटल कैटायन आपके सामने है, Na क्या है बेटा? मेटल है ग्रुप 1 का, और कैटायन इसलिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव। मेटल कैटायन जो है उसको सॉल्वेट करता है ये एसीटोन। सो पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एक और काम क्या है? इट इट सॉल्वेट्स मेटल कैटायन। समझ में आता है? टाइम तो लगेगा ना, NaOH का बॉन्ड टूटेगा, OH नेगेटिव जा रहा होगा फ्रंट अटैक करने, फिर रिपल्स होगा, फिर बैक 180 डिग्री जाके बैक अटैक करेगा। तब तक अगर Na पॉजिटिव ने उसको कैच कर लिया तो वापस NaOH बना देगा। तो ये जो Na पॉजिटिव बनता है, इसको सॉल्वेट कौन करता है? इसको सॉल्वेट कौन करता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? भिगाना, इसको चारों तरफ से घेरना ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए, है ना? ये कौन काम करेगा? CH3 CH3 CO CH3 एसीटोन काम कैसे करेगा? हाँ, अब ये काम कैसे करेगा? इसमें क्या है पॉजिटिव? आपके एसीटोन का नेगेटिव पार्ट कहाँ है? इधर है, करेक्ट? ये एसीटोन का क्या है? ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये इसको क्या कर लेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड कर लेगा। एक और मॉलिक्यूल ले लो, ये C डबल बॉन्ड हो, ये पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ CH3, ये एक और एसीटोन, ये एक एसीटोन, ये इसको क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके रखेगा। एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, भाई सॉल्वेंट है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वो क्या करेगा? जो Na पॉजिटिव बनेगा उसको क्या कर देगा? ये नेगेटिव है, करेक्ट? यहाँ पे सॉल्वेट कर देगा। तो या ऊपर भी एक सॉल्वेशन डाल देते हैं, ये O, ये C, करेक्ट? और यहाँ CH3 और ये CH3। अब आप देखो कि ये Na पॉजिटिव की एक्टिविटी क्या हो गई है? कम हो गई है। Na पॉजिटिव की कैटायनिक एक्टिविटी क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई, हुई है ना? Na पॉजिटिव की कैटायनिक एक्टिविटी क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई। अब वो OH नेगेटिव आराम से जाएगा, फ्रंट करेगा, Cl धक्का मारेगा, बोलेगा नहीं भाई रिपल्शन, हम दोनों नेगेटिव हैं, रिपल्स। तो वो बैक अटैक करेगा कार्बन पे 180 डिग्री से, तो वो करेगा। नाउ OH इज फ्री, योर न्यूक्लियोफाइल इज फ्री बिकॉज Na पॉजिटिव इज सॉल्वेटेड। क्लियर होता है? क्लियर होता है? तो ये सारे पॉइंट्स हमको समझ में आने चाहिए। तो पोलर एप्रोटिक आई थिंक मोर देन इनफ है। अब हम टॉपिक को एक स्टेप और अहेड ले जाते हैं कि हमारे पास और क्या क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डालिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डालेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा SN2। क्या डाल सकते हैं? SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? पहला तो हो गया सॉल्वेंट। पोलार मत लीजिए, नॉन पोलार मत लीजिए, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट लीजिए। SN2 रिएक्शन अच्छा काम करेगी। दूसरा उसका काम क्या है? सॉल्वेट Na पॉजिटिव आयन, ताकि रिएक्शन भी अच्छे से हो जाए, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल फ्री हो जाए। क्लियर होता है ना? तो फर्स्ट तो हो गया सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। सेकंड सेकंड क्या? सेकंड क्या? डिग्री ऑफ Rx। ये तो अभी कौन सा डिग्री? ये तो 0 डिग्री है, ये खाली मिथाइल है। इस कार्बन के पास कोल any alkyl group, can you see any alkyl group here? I cannot see, so as you, there is no alkyl group with this carbon, correct? With this carbon, can you see any alkyl group? No, it's a 0 degree alkyl halide. तो डिपेंड्स अपॉन डिग्री। अगर ये 1 डिग्री हो तो, अगर ये 2 डिग्री हो तो कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? हो गया, 2 पॉइंट्स निकल के आ गए। पहला हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा क्या लेना है हमको? डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड।
तीसरा पॉइंट हमको लेना है लीविंग ग्रुप का। उसको हम क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप टू लीव। कौन पहले लीव करेगा? एक्स आपके पास क्या क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन आपके पास क्या क्या है, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो सब तरीके से आपको रिएक्शन पढ़नी है। तो एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, कौन पहले लीव करेगा? अगर आप क्लोरीन ले लेंगे वो, या आप ब्रोमीन लेंगे वो। अगर आयोडीन लेंगे तो क्या वो जल्दी लीव करेगा और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी? अगर लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो रिएक्शन का जो रेट है, SN2 रिएक्शन रेट मेरे को लिखना चाहिए। रेट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ Rx, डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप टू लीव। कौन फास्टर क्या करता है, लीव करता है। और क्या क्या बचा मैडम, हो गया नहीं। फोर्थ आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल थोड़ा मैसी काम होता है, बट आप समझिए कि हम लोग को डिजिटल बोर्ड में लिखना पड़ता है, तो समटाइम्स आई विल use a certain space and I'll shift somewhere. So SN2 reaction depends upon solvent, depends upon degree of Rx, depends upon ability of living group to leave, depends upon strength of nucleophile. Clear है? SN2 reaction depends upon solvent. पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ Rx, डिग्री ऑफ Rx। अब आप बोलो बेटा कि मैं आपके सामने 3 अल्काइल हैलाइड बना रहा हूं, ठीक है। एक अल्काइल हैलाइड है CX और ये है H, ये H और ये H, ये कार्बन पॉजिटिव है ना। दूसरा जो हम, ये 0 डिग्री है कार्बन, क्योंकि इसके पास कोई भी अल्काइल नहीं है। अब इसके पास दूसरा अगर हम लें तो हम 1 डिग्री ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाल लिया मिथाइल ग्रुप H। हम 2 डिग्री भी ले सकते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं 2 डिग्री। कार्बन के पास अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, है ना। तो ये सारे क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि ये बॉन्ड इधर डिस्प्लेस्ड है, ये सब आपको पता है। तो अब आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल द OH नेगेटिव इज कमिंग, है ना, द OH negative nucleophile is coming and OH wants to reach up to the carbon, correct? Where it is easy for OH to reach, बैक अटैक करेगा, सब में बैक अटैक कर रहा है, इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, पर बैक अटैक कर रहा है, गुड। फ्रंट अटैक तो पॉसिबल ही नहीं। बैक अटैक में ये कार्बन को इजीली रीच, कौन सा, किस कार्बन को इजीली ये OH रीच कर लेगा, 0 डिग्री को अल्काइल हैलाइड को, कि 1 डिग्री को, कि 2 डिग्री को, है ना। किसको? तो यहां तो बेटा सिर्फ हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, यहाँ लेस है। व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? क्राउडीनेस, इलेक्ट्रॉन का क्राउड। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, और हाइड्रोजन खुद छोटा सा एटम है, तो वो पूरा स्पेस इस OH को दे रहा है कि भाई तुम आराम से जाओ इस कार्बन के पास और अपना अटैक। क्लियर होता है? सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में अगर देखें तो ये जो CH3 है, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये CH3 देखो, अब जैसे ही ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ, अल्काइल ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है हाइड्रोजन से। अब ये OH नेगेटिव को यहाँ कार्बन तक पहुंचने में थोड़ा सा ये क्या करेगा, परेशान करेगा, थोड़ा सा उसको क्या देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस देगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का क्राउड, और इलेक्ट्रॉन का क्राउड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव और आने वाला OH भी नेगेटिव, तो वो उसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा, इस कार्बन तक जाने नहीं देगा। अब आओ आप सेकेंड डिग्री में। सेकेंड डिग्री में ये देखो, 2 CH3, कितने CH3 है बेटा, मैंने अच्छे से यहाँ बना देती हूँ, देयर आर 2 CH3।
अब ये इसको और पहुंचने में क्या करेंगे, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी लेवल इज हाई, लेवल इज हाई। क्यों हाई है डिफिकल्टी लेवल? बिकॉज static hindrance has increased, crowdiness of electron is increased। तो अगर आप सोचो कि कार्बन तक पहुंचने के लिए उसको अगर कम भीड़ रहेगी तो आराम से पहुंचे। इफ द क्राउड इज लेस इट विल गो इजिली, हु न्यूक्लियोफाइल। एंड इफ द क्राउड इज मोर, अगर अल्काइल ग्रुप और चेन बड़ी हो गई तो वो और उसको क्या करेंगे, पहुंचने नहीं देंगे। तो क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इट इज डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल टू रीच अप टू द कार्बन ऑफ द CH बॉन्ड। सही है ना? तो इसको हमको प्रॉपरली क्या होता है समझना पड़ता है स्टेरिक हिंड्रेंस से। अगर मैं आपके सामने इफ आई ड्रॉ 3 डिग्री हियर, अगर मैं आपके सामने क्या बना दूं 3 डिग्री, 3 डिग्री बना दें तो चलो ये हो गया आपका 3 डिग्री। ये 3 डिग्री में क्या होगा, 1 CH3, सेकेंड CH3, है ना? और क्राउड बढ़ाएंगे, ये 2 कार्बन ले लेते हैं, यहाँ C2H5 रख लेते हैं, ये CH3 और ये C2H5। Now you tell me the incoming nucleophile OH negative for example, where this fellow has to reach, इसको कहाँ तक पहुंचना है, इस कार्बन के पास पहुंचना है ना, इस कार्बन के, कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड यहाँ तक पहुंचना है इसको। डिफिकल्टी होगी, क्यों होगी? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। तो अगर क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड तक पहुंचने में टाइम लगता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर SN2 की बात करें, अगर आप खाली SN2 रिएक्शन की बात करो, सो व्हाट डू यू फील, हु विल डू द प्रॉपर रिएक्शन? आपके हिसाब से सबसे इजीली रिएक्शन कौन देगा? इसको एक बॉक्स में डालेंगे, सबसे इजी रिएक्शन कौन दे देगा? मैम 0 डिग्री, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, लेस है। तो मिथाइल ग्रुप जिसके पास है, करेक्ट, तो अगर हम बात करें CH3X की, तो ये सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शंस देते हैं। ये कौन सा है, ये 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 0 डिग्री RX। फिर कौन देगा, फिर कौन देगा 1 डिग्री RX, क्योंकि 1 डिग्री में एक अल्काइल ग्रुप होता है, क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल को वो क्या करते हैं, रिपल्स करने देते हैं, लगते हैं, और कार्बन तक पहुंचने में डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जब आप आओगे तो SN2 और डिफिकल्ट हो जाएगा, और 3 डिग्री में जाओगे तो SN2 और डिफिकल्ट हो जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप डिग्री में देखो, डिग्री में अगर देखो, मैं ये हटा देती हूँ, ये याद रखना है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। SN2 ऐसा नहीं कि 3 डिग्री नहीं करता, करता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, बहुत हाई। तो रीजन इसका क्या है, एसर्शन का क्वेश्चन आ गया कि रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मींस क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, और कार्बन की अगर बड़ा अल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे प्रोपाइल आ गया, ब्यूटाइल आ गया, पेंटाइल हो गया, तब तो बात ही छोड़ो, वो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन ऑफ द CH तक पहुंचने ही नहीं देंगे। टॉपिक समझ में आता है, आता है? तो ये हो गया कि हमारा जो अल्काइल हैलाइड है उसकी डिग्री पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसे होगा। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पहला क्या था कंडीशन, सॉल्वेंट, पढ़ लिया। सेकंड कंडीशन क्या था, क्या था, डिग्री ऑफ RX, डिग्री ऑफ RX, वो भी पढ़ लिया। तीसरा कंडीशन क्या है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में ये वन स्टेप रिएक्शन है, ये फास्ट होती है, तो इसके जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो भी कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उनके पास कैसे न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN नेगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। HS नेगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। फिर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल RS नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव। ये
Cn नेगेटिव से थोड़ा कम है, हालांकि हम एग्जांपल OH नेगेटिव का लेते हैं, ये Cn नेगेटिव से थोड़ा कम है, OH नेगेटिव। उसके बाद अगर हम बोले तो अल्कोक्सी ग्रुप भी ले सकते हैं आप, यहाँ मिथॉक्सी ले लीजिए, RO नेगेटिव, है ना। तो N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, तो ये सारे क्या है, ये RS नेगेटिव बेटा, ये सारे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप इससे काम करते हैं तो SN रिएक्शन और फास्ट हो जाता है। तो सॉल्वेंट करेक्ट सेलेक्ट करिए SN2 रिएक्शन फास्ट करने के लिए। डिग्री ऑफ RX बेस्ट है 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 2 डिग्री में मेक श्योर कि कार्बन के नंबर कम हो, जैसे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो या इथाइल हो, तो SN2 हो जाता है। 3 डिग्री में भी होता है लेकिन बहुत डिफिकल्टी से होता है, इसलिए 3 डिग्री किधर चले जाता है, और सम 2 डिग्रीज whose carbon chain are long they will move towards SN1। परफेक्ट, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लास्ट हमारा क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इन अल्काइल हैलाइड RX में X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन को सबसे अच्छा, व्हाट इज लिविंग ग्रुप, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, अपना भी और कार्बन का, हेटेरोलिटिक क्लीवेज करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो प्रॉपरली कैरी कर पाए, है ना। अगर मैं 5 बकेट पकड़ लूं, 5 buckets if I'll hold, I should have capacity to hold it। अगर मेरी कैपेसिटी 2 buckets की है तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू रिटेन, वो 5 को पकड़ना मुश्किल है, करेक्ट है। तो अगर आप कुछ लिए हो, अगर आपने नेगेटिव लिया है तो आपको उसको होल्ड करना आना चाहिए, आपको उसको होल्ड करना आना चाहिए। तो आई अगर F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, ये लिविंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज लेके निकल रहे हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज लेके निकल रहे हैं तो इनको उनको होल्ड करना आना चाहिए, और सबसे अच्छा होल्ड कौन करेगा, कौन करेगा, जिसका साइज बड़ा है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो स्टेबल रहेगा और अच्छे से होल्ड कर लेगा, और वो बंदा कौन है, आई नेगेटिव। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में जो ऑर्डर होगा वो आई नेगेटिव, फिर उसके बाद नीचे से आप कहाँ जाओ, ऊपर जाओ, Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर आपका F नेगेटिव। तो आपको हर तरीके से ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको समझ में आए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। ये टॉपिक आप 2 मिनट में पढ़िए, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, पर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सारा जो हमने पढ़ा है उसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंपाइल कर लेंगे। तो लेट SN2, करेक्ट। फर्स्ट it is a, this is a reaction which happens in one step, so reaction happens in one in one step, clear है बेटा, है ना। सेकेंड, व्हाट इज अ मॉलिक्यूलैरिटी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए लगते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट RX और एक होता है रिएजेंट, जो हमारे केस में हमने NaOH लिया था, आप KCN कुछ भी ले सकते हैं जो आपको न्यूक्लियोफाइल दे दे। तो ये क्या हो गया, 2 का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी कितनी हो गई, 2। कितने मॉलिक्यूल जरूरत है स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन को, वो होती है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। 2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, एक RX और एक जो न्यूक्लियोफाइल देगा, जो रिएजेंट होगा। ऑर्डर इसका रेट लॉ से आपने निकाला था, और रेट लॉ से इसका ऑर्डर क्या निकला था, इसका ऑर्डर जो निकला था रेट लॉ से क्या निकला था, हाँ, रेट इज इक्वल टू के, है ना, और ये आर एक्स और ये आपका न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों में पैरेंथेसिस में स्टैक्योमेट्री वाज द पावर, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो ये क्या हो गया, 1+1, पावर को अगर ऐड करोगे तो ऑर्डर आता है। सो ऑर्डर ऑफ द SN2 इज, इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स में, सीके में, केमिकल काइनेटिक्स में आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, और जो पढ़ लिया है दैट्स वेल एंड गुड, दे विल अंडरस्टैंड इट फास्टर। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज व्हाट, सबस्ट्रेट, फोर्थ पॉइंट, जो आर एक्स है ये क्या है आपका सबस्ट्रेट, करेक्ट। सबस्ट्रेट का जो आर ग्रुप है, द डिग्री ऑफ द सबस्ट्रेट, वो क्या करता है, अफेक्ट करता है रेट में, अफेक्ट करता है रेट ऑफ द रिएक्शन है। 0 डिग्री आर एक्स है तो बेटर काम करता है, 1 डिग्री है तो उससे ठीक, 2 डिग्री थोड़ा डिफिकल्टी से, 3 डिग्री बहुत डिफिकल्टी से। SN2 की बात चल रही है, क्लियर है। रीजन स्टैटिक हिंड्रेंस, क्राउडेडनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड तक पहुंचने नहीं देते हैं, क्राउड बना लेते हैं। क्लियर होता है, क्लियर होता है, ओके। अब आपने जो सीके पढ़ लिए हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिए हैं, उनको पता होगा कि जो रेट होता है, रेट कम हो रहा है अगर स्टैटिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, तो इसमें सीके की भी जरूरत नहीं है। मैं बोलती हूँ स्टैटिक हिंड्रेंस जब बढ़ रही है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन ऑफ द CX तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो रेट इज इनवर्स ऑफ क्या हो गया, स्टैटिक हिंड्रेंस। तो रीजन इसका क्या होगा, रेट इज इनवर्स ऑफ स्टैटिक हिंड्रेंस। स्टैटिक हिंड्रेंस बढ़ा यानी डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ा तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, SN2 का। SN1 में अभी हम बात ही नहीं कर रहे, SN2 का। समझ में आता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमको, अब इसमें हम लेते हैं द एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिवेशन एनर्जी needed for SN2, needed for SN2। तो अब हम देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम इसका कैसे आएगा और ये कैसे काम करता है। तो ये डायग्राम आप क्लास 11th में भी बना चुके हैं, द टाइम आई ड्रॉ यू विल अंडरस्टैंड। तो 2 कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, मेरे साथ ग्राफ बनाइए और इस टॉपिक को हम समझेंगे। तो ये आपके 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है ना। अब आपको लेना क्या है, आप y कोऑर्डिनेट में रखिए एनर्जी, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एनर्जी, और यहाँ हम क्या रखते थे क्लास 11th में, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना, एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब आप बोलो कि आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ बनाते हैं। आपके पास क्या है, एक रिएक्शन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मैं आपके लिए ले लूं CH3Cl, CH3Cl, तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, वो अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकलेगा। लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए हमको एक सॉल्वेंट चाहिए था जो OH नेगेटिव को रिलीज करे। तो बेटा रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो और उसमें आप CH3Cl डालो, ठीक है, और उसमें आप क्या डालो, उसमें आप क्या डालते हो, NaOH, और आपने उसमें डाल दिया सॉल्वेंट, है ना। तो एक्टिवेशन के लिए आपने क्या डाला, सॉल्वेंट, जिसमें पोलैरिटी है, जिसमें डाइइलेक्ट्रिक है, जो बॉन्ड तोड़ सकता है। तो जब आप सॉल्वेंट डालते हो तो इस पूरे रिएक्शन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसको ये जो एनर्जी लेवल है इसका क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा। मैं थोड़ा और अच्छे से बनाती हूँ, कहाँ से ले लें हम, यहाँ से ले लेते हैं। एनर्जी लेवल इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फिर ये ऐसे ड्रॉप होगा। अब ये रिएक्शन क्या हमने पहले नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। तो जब भी आप रिएक्शन करते हो, है ना, आप रिएक्शन करते हो तो उसके रिएक्टेंट सबस्ट्रेट, यहाँ पे आपने सबस्ट्रेट लिया है, रिएजेंट लिया और जो सॉल्वेंट लिया उसकी एक एनर्जी है, ये पॉइंट उसकी एनर्जी का है। अब वो अपने आप तो होगा नहीं, तो उसके लिए क्या लगती है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी। आपने कहाँ से कहाँ तक दी है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक दी है एक्टिवेशन एनर्जी। दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। अच्छा मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करती हूँ। यहाँ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट, ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन पॉइंट में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। ट्रांजिशन पॉइंट में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। हमारे में क्या हो रहा था आपको याद है, H और ये O, ये बॉन्ड बना रहा था कार्बन से, एक हाइड्रोजन इधर था, एक इधर, एक यहाँ था, और क्लोरीन निकलने के लिए तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ का बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, और यहाँ का बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। बेटा जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है।
न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्या बना था आपके पास? CH3OH। क्या बना था? CH3OH। जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो जैसे ही यहाँ CH3OH बना, एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। और क्यों रिलीज करता है? क्योंकि प्रोडक्ट को क्या होना रहता है? स्टेबल होना रहता है, तो एनर्जी उसने क्या कर दी? रिलीज कर दी। एक्टिवेशन एनर्जी आपने फॉर एग्जांपल इस केस में दी 130 किलो जूल्स। इस रिएक्शन को इस पॉइंट से यहाँ तक ले जाने के लिए क्या दी? 130 किलो जूल। और जब प्रोडक्ट बना तो उसने 130 किलो जूल यहाँ तक आते तक लिबरेट कर दी। यहाँ जितना लिया यहाँ उतना उसने दे दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने लिबरेट कर दी है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने लिबरेट की है, इसके कारण डेल्टा एच कैसा आता है? नेगेटिव। डेल्टा एच कैसा आता है? नेगेटिव। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार याद करो, मैं नंबर से समझाती हूँ आपको। मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी है 150 किलो जूल्स में, ठीक है, पर मोल। अब यहां से यहां इसने 130 दे एक्स्ट्रा लिया, 150 और 130, तो यहाँ क्या हो गया बेटा? 280, है ना? 150 ने 130 एनर्जी ली, टॉप पे गया, वो ट्रांजिशन पॉइंट है 280। उसने ये यहाँ से 130 लिया और यहाँ से 130 लिबरेट कर दिया। फिर वो प्रोडक्ट स्टेबल होने के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट कर दिया, अपने में से भी एनर्जी लिबरेट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा प्लॉट करके देखो, एक्स्ट्रा प्लॉट करके देखो, यहाँ पे आइए। अब ये एनर्जी मुझे 50 दिख रही है यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की। ये है आपका रिएक्टेंट, इसको ले लेते हैं H1, एंथैल्पी याद है आपको? ये है आपका प्रोडक्ट, इसको ले लेती हूँ मैं H2। तो डेल्टा H क्या आएगा? ये जो डेल्टा H है वो क्या आएगा? H2 माइनस H1। डेल्टा H क्या आएगा? H2 माइनस H1। H2 कितना है आपका? 50। H1 कितना है? 100 किलो जूल्स। सो कितना आया? -50 किलो जूल पर मोल। पर मोल। तो डेल्टा H नेगेटिव, यानी सिस्टम क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो मैडम आपने ये क्यों पढ़ाया? इसको पढ़ाने का सिर्फ एक ही रीजन था, ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ये मल्टीपल स्टेप ग्राफ नहीं है जो हम SN1 में देखेंगे। ये वन स्टेप ग्राफ है जहां रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी लेगा, ट्रांजिशन पॉइंट तक जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। बेटा जब प्रोडक्ट बनता है एनर्जी रिलीज होती है तो ग्राफ नीचे आएगा। अब वो 130 लिया था एनर्जी उसने, 130 तो यहाँ इतना लिया, यहाँ लिबरेट कर दिया 130 तक, फिर उससे भी नीचे उसने लिबरेट कर दिया। क्यों किया मैडम? उसको स्टेबल होना था। जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं तो एनर्जी लिबरेट करते जाते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है। तो अगर आपने देखा तो डेल्टा एच क्या आ गया? नेगेटिव। सिस्टम क्या है? एक्सोथर्मिक। मोस्टली सिस्टम एक्सोथर्मिक होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है? अगर सिस्टम मोस्टली क्या, सिस्टम एक्सोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट क्या होता है? स्टेबल, क्योंकि इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये स्टेबल है तो इसके पास एनर्जी कम है, और अगर ये अनस्टेबल होता तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होती। अब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने नहीं बैठेंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, लेकिन ग्राफ तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका ग्राफ क्या होता है? वन स्टेप ग्राफ होता है। ठीक है, तो आई होप SN2 आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम SN1 रिएक्शन करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 भी करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।